वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। इस वाली वीडियो में बेसिकली यूनिट 2 और 3 के इंपॉर्टेंट टॉपिक देख रहे होंगे। लास्ट वीडियो में यूनिट 1 और 2 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दिया और मैंने जो प्रीवियसली डिस्कस अबाउट करके यूनिट 1 और 2 को डिस्कस कर लिया है। इस वाली वीडियो में शॉर्ट एंड क्रिस्प नेचर में देख रहे होंगे जितने भी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आते हैं रिगार्डिंग रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, जो आपका पेपर होने वाला है सेमेस्टर 7 का। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन आता है ड्राई वेट एंड हॉट वाटर जियोथर्मल सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ड्राई जियोथर्मल सिस्टम होता है डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग में रीच ऑफ 100 डिग्री सेल्सियस, जिसमें भी डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग 100 डिग्री सेल्सियस पर रीच हो जाती है उसको हम रेफर कर रहे होते हैं एज द ड्राई जियोथर्मल सिस्टम से। ठीक है, प्रोड्यूस करता है सुपर हीटेड स्टीम को एट प्रेशर अवर देन द एटमॉस्फेयर, जो भी सुपर हीटेड स्टीम को प्रोड्यूस करता है और उसका प्रेशर जो है एटमॉस्फेयर प्रेशर से अबव होना चाहिए, तभी हम उसको रेफर कर रहे होंगे एज द ड्राई जियोथर्मल स्टीम से। परमेबिलिटी की बात कर ले तो परमेबिलिटी ऑफ दिस फील्ड इज लोअर देन दी वेट फील्ड। वेट फील्ड से लोअर परमेबिलिटी की होती है। वेट जियोथर्मल सिस्टम के अंदर जो है टेम्परेचर और प्रेशराइज्ड वाटर रिजर्वर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, ठीक है, मिक्सचर ऑफ वाटर एंड स्टीम टेक्स प्लेस होता है इसके अंदर। सच फील्ड सुटेबल फॉर द पावर जनरेशन। पावर जनरेशन हो गया, ऑयल इंडस्ट्रियल ऑयल्ड फील्ड, ऑयल्ड फायर्ड बॉयलर्स हो गए, वहाँ पे हम जो है वेट जियोथर्मल सिस्टम का यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं हॉट जियोथर्मल सिस्टम क्या होता है, जिसमें भी कंटेनिंग वाटर रिजर्वायर है टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 150 डिग्री सेल्सियस टू दी 100 डिग्री सेल्सियस। यानी कि इसका जो टेम्परेचर है वो हमारा एग्रीकल्चर पर्पज से अच्छा होता है और हाउस हीटिंग से पर्पज से अच्छा होता है, बाथिंग करने के लिए पर्पज से हमारा बेस्ट वाटर होता है। तो यहाँ पे जो कंटेनिंग वाटर रिजर्वायर वो टेम्परेचर रेंजिंग 50 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस का होता है। यूजफुल फॉर द हाउस हीटिंग एंड एग्रीकल्चर पर्पसेस। रिजर्वायर कंटेन्स वाटर इन द लिक्विड फेस बिलो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर अंडर प्रेशर। ये था रिगार्डिंग हमारा ड्राई वेट एंड हॉट वाटर जियोथर्मल। ठीक है सिस्टम। तो जियोथर्मल एक बार मैं क्विकली समराइज करता हूँ। ड्राई जियोथर्मल सिस्टम वो देते हैं जिसके अंदर डिग्री ऑफ सुपर हीटिंग 100 डिग्री सेल्सियस हो जाती है। प्रोड्यूस करते हैं ये हमारे सुपर हीटेड स्टीम को जिनका प्रेशर जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा होता है। परमेबिलिटी की बात करें तो इन फील्ड्स की लोअर हो रही होती है एज कम्पेयर टू दी वेट फील्ड्स। वेट जियोथर्मल सिस्टम वो होते हैं जिनका टेम्परेचर वाटर रिजर्वायर का 100 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, water will get flashed into steam and remaining in form of water, mixture of water and वो steam takes place होता है। such field is suitable for the power generation के लिए यूज होता है। और hot geothermal steam हमारा एग्रीकल्चर पर्पस के लिए हाउस हीटिंग के लिए जो यूजफुल करने के लिए यूज हो रहा होता है एज दी हॉट जियोथर्मल सिस्टम। ठीक है, उसके बाद जो है यूजफुल फॉर द हाउस हीटिंग एग्रीकल्चर पर्पस इन कंटेनिंग वाटर रिजर्वायर टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस टू दी 100 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात कर लेते हैं वर्किंग ऑफ जियोथर्मल पावर प्लांट की। मैंने लास्ट की वीडियो में जियोथर्मल पावर प्लांट की वर्किंग प्रिंसिपल समझा रखी है। आपने इस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को जाके वॉच आउट कर सकते हो। ठीक है, इस वाली वर्किंग में डायरेक्टली समझाता हूँ। ये हमारा प्रोडक्शन वेल है, अर्थ की सरफेस है। प्रोडक्शन वेल से हमने जो है हॉट गैसेस को टरबाइन की ब्लेड पर स्ट्राइक करा। टरबाइन की ब्लेड रोटेट हुई, टरबाइन की ब्लेड रोटेट होने से मैकेनिकल एनर्जी जनरेट हुई। ये मैकेनिकल एनर्जी को जनरेट होने के बाद जनरेटर में सप्लाइड कर देते हैं। जनरेटर में अप्लाइड जो मैकेनिकल एनर्जी वो कन्वर्ट कर रही होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब टरबाइन से अटैच होता है हमारा कंडेंसर। कंडेंसर का काम होता है कूल डाउन करना। जितनी भी हॉट गैसेस यहाँ पे आ रही होगी उनको कूल डाउन करने के लिए कंडेंसर का हम यूज़ कर रहे होते हैं और उसको इंजेक्शन वॉल्व के थ्रू जो है वापस अर्थ की सरफेस में डाल देते हैं। कंपोनेंट्स में आप लिख सकते हो प्रोडक्शन वेल, टरबाइन, कंडेंसर एंड दी जनरेटर। वर्किंग प्रिंसिपल मैंने आपको समझा दिया। आप जो है अपनी भाषा में कुछ भी लिख के आ सकते हो। वर्किंग सेम रहेगी, कुछ नहीं रहेगा। प्रोडक्शन वेल से हॉट गैस टरबाइन की ब्लेड पे जाएंगे, टरबाइन की ब्लेड रोटेट होंगे, जनरेट करेंगे मैकेनिकल एनर्जी को। मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही होगी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में विद द हेल्प ऑफ द जनरेटर। ये था रिगार्डिंग वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द जियोथर्मल पावर प्लांट। अब हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ द फ्यूल सेल्स। फ्यूल सेल्स क्या होती हैं। ठीक है, एल्कली फ्यूल सेल्स इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है। ठीक है, तो H2O2 फ्यूल सेल्स जिसको हम कह रहे होते हैं उसको हम वर्किंग प्रिंसिपल भी समझ रहे होंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं फ्यूल सेल्स क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेज होती हैं। ठीक है, इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइसेज दैट कन्वर्ट्स द केमिकल रिएक्शन एनर्जी प्रोड्यूस फ्रॉम केमिकल रिएक्शन इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जो भी एनर्जी हमारी केमिकल रिएक्शन से प्रोड्यूस हुई उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो है फ्यूल सेल्स का हमारा यूज आ रहा होता है। तो फ्यूल सेल्स क्या है, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए जो सेल्स की रिक्वायरमेंट हो रही होती है उसी को हम रेफर कर रहे होते हैं एज डी फ्यूल सेल्स के। टाइप की बात करें तो एल्कलाइन फ्यूल सेल्स जिसको हम रेफर करते हैं H2O2 फ्यूल सेल से। फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल्स PAFC, मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल्स एंड दी सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स। ठीक है, H2O2 फ्यूल सेल्स के अंदर देख सकते हैं यहाँ पे हम
H2 जो पास आउट करा रहे हैं, ठीक है, एनोड के पास में, और O2 पास आउट करा रहे हैं कैथोड के पास में, तो OH माइनस आयंस जो है वो कैथोड में जा रहे होंगे, और H प्लस पे जो है हमारे एनोड पे जो है आयन शिफ्ट हो रहे हैं, और बीच में जो हमारा सॉल्यूशन वो प्रेजेंट होगा H2O का, ठीक है। तो वर्किंग प्रिंसिपल सेम ही, यहाँ पे हमने बल्ब लगा रखा है, तो बल्ब हमारा ग्लो कर रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल डिवाइस है, यानी कि जो है एनर्जी प्रोड्यूस जो हुई है केमिकल रिएक्शन से, उसी को एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे होंगे, तो यहाँ से हमारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वर्ल्ड जो है जनरेट हो रहा होगा, यहाँ से हमारे केमिकल रिएक्शंस हो रही होगी। केमिकल रिएक्शंस होने के लिए हमारे तीन स्टेज में केमिकल रिएक्शन, यानी ऑक्सीडेशन केमिकल रिएक्शन होगी, रिडक्शन रिएक्शन होगी, और टोटल रिएक्शन हो रही होगी, जिसको हम रेफर कर रहे होंगे रेडॉक्स रिएक्शन से। ऑक्सीडेशन रिएक्शन पर बात कर ले तो H2+2OH माइनस आयंस गिव्स 2H2O+2 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमारी रिएक्शन होगी ऑक्सीडेशन पे, ठीक है। अब रिडक्शन की बात कर ले तो रिडक्शन पे, यानी ठीक है, रिडक्शन पे हाफ O2 प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2OH माइनस आयंस। तो रेडॉक्स रिएक्शन H2 प्लस हाफ O2 गिव्स दी H2O प्लस इलेक्ट्रिसिटी प्लस हीट रिलीज, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होगी, और जो है हमारी हीट रिलीज भी हो रही होगी इस रिएक्शन के अंदर। ये थी रिएक्शंस ऑफ दी H2O2 फ्यूल सेल्स, या फिर जिसको एल्कलाइन फ्यूल सेल्स भी बोल रहे होते हैं। अब देख लेते हैं फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल क्या होती है। तो फॉस्फोरिक एसिड फ्यूल सेल में कुछ नहीं, बीच में आपको बस ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जो हमने यूज किया था वो हमने यूज किया था दैट इज़ दी H2O एज दी वर्किंग फ्लूइड, H2O एज दी यानी कि H2O एज दी फ्लूइड, ठीक है। और यहाँ पे हम यूज़ कर रहे होंगे फॉस्फोरिक आयन फ्यूल सेल्स, यहाँ पे फॉस्फोरिक आयंस यूज हो जाएंगे, और H प्लस आयंस जो है एनोड पे चले जाएंगे हमारे, और फॉस्फेट आयंस कैथोड पे चले जाएंगे, और बीच में जो हम यूज़ कर रहे हैं मीडियम वो हमारा होगा H2O, ठीक है। वर्किंग प्रिंसिपल दोनों की सेम है, H2 को पास आउट करा रहे हैं, O2 को पास आउट करा रहे हैं, और कैथोड से हमारे H2 निकल रही है, न्यूट्रल निकल रही है, रिएक्शंस हो रही होंगी, ठीक है। रिएक्शंस होने के बाद जो है इलेक्ट्रो की एनर्जी प्रोड्यूस हो रही होगी, और यही एनर्जी प्रोड्यूस जनरेट हो रही है, ये हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेट होती है। यहाँ से हमें बल्ब अटैच कर देंगे, तो यहाँ से हमारा बल्ब विल ग्लो, ठीक है, तो यहाँ से हमारा बल्ब ग्लो हो रहा होगा। सिमिलरली मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल्स देख लेते हैं। मोल्टन कार्बोनेट फ्यूल सेल्स में जो बीच में वर्किंग मीडियम यूज़ करेंगे वो हमारा कार्बोनेट आयंस का यूज़ करेंगे, CO3-2, ठीक है। H2 पास आउट कराएंगे, O2 पास आउट कराएंगे कैथोड पे, बीच में हमारी जो है एनर्जी जनरेट हो रही है, एनर्जी जनरेट होगी केमिकल रिएक्शन से। केमिकल रिएक्शन में बीच में कार्बोनेट आयन से द वर्किंग फ्लूइड रहेगा, बीच में हम लिथियम कार्बोनेट भी यूज़ कर सकते हैं, फिर पोटेशियम कार्बोनेट का हम यूज कर रहे होंगे एज दी मटेरियल। नेक्स्ट वन इज दी सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल। सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल के अंदर हम ऑक्सीजन आयन का यूज़ करेंगे, ठीक है। सॉलिड ऑक्सीजन आयंस का हम यूज़ कर रहे होंगे बीच में, और यहाँ से हम एनोड पे हम जो है एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। और कैथोड पे जो हम O2 आयंस का प्रोडक्शन करेंगे, वो तो H2 आयंस को कैथोड पे O2 आयंस को पहुँचाएंगे, और एनोड पे H2 आयंस को पहुँचाएंगे, और बीच में जो हमारे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होगी, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होगी, तो यहाँ पे हमारा जो बल्ब जो मेंशन है वो हमारा ग्लो करेगा। ये थी हमारी सॉलिड ऑक्साइड फ्यूल सेल्स की वर्किंग प्रिंसिपल। मैंने H2O2 फ्यूल सेल्स की वर्किंग प्रिंसिपल आपको समझाई दी है, ठीक है। आप एक बार इसको समझ में नहीं आया वीडियो को पॉज करके या फिर बैकवर्ड जाके देख सकता है वीडियो को, ठीक है। सिमिलरली एक बार मैं क्विकली समराइज कर देता हूँ। एनोड पे हमारी ऑक्सीडेशन हुई, और ऑक्सीडेशन हुई तो H2+2OH आयंस में गिव्स 2H2O+2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे रिडक्शन हुआ तो हाफ O2 + 2H2O+2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2OH माइनस आयन। इन दोनों की जब टोटल रिएक्शंस हो रही होगी तो रेडॉक्स रिएक्शन बन रहा होगा, यानी कि एक H2O से हमारा एक H2O उड़ जाएगा, एक 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल आउट हो रहे होंगे, 2OH माइनस से 2OH माइनस आयंस हमारे कैंसिल आउट हो रहे होंगे, यानी कि हाफ O2 + 1/2 ऑफ O2 गिव्स दी राइट हैंड साइड में हमारा बचेगा एक H2O गिव्स दी H2O एंड सम इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड, और हीट रिलीज्ड हो रही होगी। यही है हमारी वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दी H2O2 फ्यूल सेल्स, जिसको हम एल्कलाइन फ्यूल सेल्स भी बोल रहे होते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट टॉपिक है क्लोज्ड साइकिल MHD जनरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो MHD जनरेशन सिस्टम का वर्किंग प्रिंसिपल समझ लेते हैं। MHD जनरेटिंग सिस्टम आप जानते हैं मैग्नेटिक हिस्टैरिसीस, ठीक है, जनरेशन पे ये बेस्ड है। इसके दो टाइप्स होते हैं, ओपन साइकिल एंड दी क्लोज साइकिल, ठीक है। अंतर इतना है कि क्लोज साइकिल में जो हम यूज करेंगे, ठीक है, वो एग्जॉस्ट क्लोज साइकिल के अंदर जो हम इनकी यानी कि
मैग्नेट जो ले रहे होंगे एमएचडी डक्ट के अंदर, वो तो हम लेंगे आयंस की, सेमी आयंस की, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की, जिसके अंदर तो नॉर्थ पोल साउथ पोल हो रहा होगा। बट द मेन डिफरेंस इज दैट वी हैव टेक एक्स्ट्रा एज द हीट एक्सचेंजर। ठीक है, हीट एक्सचेंजर लेते हैं, हीट एक्सचेंजर से लेते हैं टरबाइन पे रोटेट करा देते हैं। ठीक है, हीट एक्सचेंजर लेते हैं, टरबाइन लेते हैं, जनरेटर लेते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही होगी क्लोज साइकिल एमएचडी सिस्टम के अंदर, वो हमारी दो टाइप से जनरेट होती है। एक तो जनरेट होती है इन्वर्टर से। ठीक है, डायरेक्टली हमने इन्वर्टर की सप्लाई कर दी एमएचडी डक्ट पे, तो हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई। और एक हमारी जनरेट हो रही होगी हीट एक्सचेंजर की मदद से, जो कि हम एग्जॉस्ट गैस को हीट एक्सचेंजर में पास आउट करा देते हैं, और पास आउट कराने के बाद वो हमारी जाती है टरबाइन पे। टरबाइन की ब्लेड्स रोटेट करती हैं, जनरेट करती है मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी को जनरेटर पर अप्लाइड कर देते हैं। जनरेटर से हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। ठीक है, फ्यूल सेल्स लिया हमने, फ्यूल सेल्स कंबशन चैम्बर में लिया। ठीक है, कंबशन चैम्बर के अंदर जो है हमारी टेम्परेचर और एफिशिएंसी दोनों इंक्रीज हो रही होंगी, यानी कि इसके अंदर जो बर्निंग फ्यूल्स हैं वो कन्वर्ट हो रही होंगी आयनाइज्ड गैसेस के अंदर। टेम्परेचर भी हमारा इंक्रीज होगा और एफिशिएंसी भी हमारी इंक्रीज हो रही होगी फ्यूल सेल से कंबशन में। अब उसके बाद हम जो इसको पास आउट करा देते हैं नोजल के अंदर, नोजल से हमारी जाती है एमएचडी डक्ट में। एमएचडी डक्ट की प्रिंसिपल है कि हमारा जो है ये पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस को लेते हैं। ठीक है, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयंस को लेते हैं इसके अंदर। एमएचडी डक्ट आप समझ सकते हो, ये हमारी एक तरह की एमएचडी डक्ट है। ये एमएचडी डक्ट, इसके अंदर क्यूबिकल बॉक्स के अंदर ये हमारी एमएचडी डक्ट है। इसके अंदर हमारी नेगेटिव आयंस भी हैं और पॉजिटिव आयंस भी हैं। ठीक है, ये भी पॉजिटिव आयंस, ये भी नेगेटिव आयंस। और एक हमारा नॉर्थ पोल है, एक साउथ पोल है, जिसके अंदर जो है हमारा मैग्नेटिक हमारा करंट, इंडक्शन करंट फ्लो हो रहा होगा। ठीक है, तो ये था रिगार्डिंग हमारा एमएचडी डक्ट का वर्किंग प्रिंसिपल। एमएचडी डक्ट का प्रिंसिपल समझ गए, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, पॉजिटिव आयन, नेगेटिव आयंस। तो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा होगा, करंट विल फ्लो हो फ्रॉम दिस दैट साइड पॉजिटिव टू नेगेटिव आयन। ठीक है, यहाँ से हमारा इलेक्ट्रॉन का करंट फ्लो हो रहा होगा। एमएचडी डक्ट से ही हम जनरेट अटैच कर देते हैं एसी को। ठीक है, इन्वर्टर को, इन्वर्टर का काम होता है डीसी पावर जो सप्लाई आ रही है उसको कन्वर्ट करना एसी पावर सप्लाई में। डीसी पावर सप्लाई कन्वर्टेड इनटू द एसी पावर सप्लाई। ठीक है, ये था रिगार्डिंग हमारा। तो यहाँ से हमारे एक जो है ये जनरेट हो गई, यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है इस इन्वर्टर की मदद से। ठीक है, आप यहाँ से भी देख सकते हैं एमएचडी डक्ट से हमने इन्वर्टर को अटैच कर रखा है और इन्वर्टर से हमने डीसी पावर को एसी पावर में सप्लाई में कन्वर्ट कर दिया। तो यहाँ से हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाती है। अब ये जो हमारी बची हुई एग्जॉस्ट गैसेज हैं उनको हम पास आउट करा देते हैं एयर प्री हीटर में। ठीक है, एयर प्री हीटर से वो जाती है हमारी सीड रिकवरी में। आफ्टर दैट दी इट गोस इन टू दी पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट। तो पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट के अंदर हमको ध्यान रखना है जो भी हमारी गैसेज हैं जो कि पोल्यूशन प्रोड्यूस करती हैं, जैसे नाइट्रोजन सल्फर हो गया, तो वो हमारी पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट से वो हमारी हटाई जा सकें, ताकि वो पोल्यूटेड फ्री गैसेस जो हैं स्टॉक के अंदर हम स्टोर कर सकें। ठीक है, तो यहाँ से हम पोल्यूटेड फ्री गैसेस को, नाइट्रोजन सल्फर को रिमूव करते हैं स्टॉक, ये स्टॉक के अंदर भेजने के लिए। अब जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया है, आप करने लगा मेंशन, कि जो एग्जॉस्ट गैसेस हैं ये हमारी हीट एक्सचेंजर में भी जा रही होती हैं। हीट एक्सचेंजर में जाएंगी, हीट एक्सचेंजर के बाद ये टरबाइन में जाएंगी, और टरबाइन में जाने के बाद ये फाइनली हमारी जनरेटर में जा रही होंगी। जनरेटर में जाने के बाद जो है हमारी जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही होगी। ठीक है, तो एक बार यहाँ पे ज़्यादा थोड़ा वैसा हो गया है, कंजस्टेड हो गया है, तो एक बार मैं समझा देता हूँ मैंने क्या लिखा है। फ्यूल गया है, फ्यूल के बाद जो है कंबशन चैम्बर में गया है, कंबशन चैम्बर में बर्निंग ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस हुई हैं, और जो बर्निंग ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस हुई है वो आयनाइज्ड गैस में कन्वर्ट हो गई हैं, यानी कि उनका टेम्परेचर भी बढ़ गया है और एफिशिएंसी भी बढ़ गई है। उसके बाद जो है वो नोजल के पास थ्रू एमएचडी डक्ट में गई हैं। एमएचडी डक्ट का वर्किंग प्रिंसिपल आप समझ गए, मैग्नेटेड पे बेस्ड रहता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो जैसा हो रहा होगा वैसे ही हमारा एमएचडी डक्ट काम कर रहा होगा। एमएचडी डक्ट से हम इन्वर्टर को जनरेट अप्लाइड कर देते हैं। इन्वर्टर अप्लाइड होने के बाद ही हमारा डीसी पावर सप्लाई एसी पावर सप्लाई में जा रही होगी। ठीक है, उसके बाद हम उसको एयर प्री हीटर में पास आउट करा देते हैं। एयर प्री हीटर से हमारा कनेक्टेड रहता है सीड रिकवरी यूनिट एंड द पोल्यूशन कंट्रोल यूनिट, एंड आफ्टर दैट वी आर द पॉल्यूटेड फ्री गैस इन द स्टैक। और ये जो एग्जॉस्ट गैस है ये हमारी हीट एक्सचेंजर में भी जा रही होती हैं। हीट एक्सचेंजर के बाद ये हमारी टरबाइन में जाती हैं,
उसके बाद ये हमारी जनरेटर में जाती है जहाँ से हमारे को इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही होती है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस होती है वो क्लोज साइकिल एमएचडी सिस्टम के अंदर वो हमारी दो टाइप से प्रोड्यूस होती है, एक तो इन्वर्टर के थ्रू प्रोड्यूस होती है और एक हमारी एग्जॉस्ट गैसेस के प्रोड्यूस हो रही होती है। यहाँ पे मेंशन कर लेना जो एयर प्री हीटर है उससे हमारा जो है कंप्रेसर भी अटैच हो रहा होता है कंबशन चैम्बर के अंदर। ठीक है, ये था रिगार्डिंग हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ दी क्लोज साइकिल एमएचडी जनरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ओपन साइकिल एमएचडी जनरेटिंग सिस्टम सेम ही है, बस उसमें ये जो है आपको हीट एक्सचेंजर टरबाइन और जनरेटर के ये जो लिंक है ये लिंक हटा देना है। ठीक है, बाकी जो है सब सेम ही हो रहा होगा। ठीक है, अब देख लेते हैं थर्मोआयनिक जनरेटर क्या होता है। ठीक है, जिस थर्मोआयनिक जनरेटर से इम्पोर्टेंट टॉपिक आ जाता है हमारा। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था इस वीडियो के अंदर हम जो है यूनिट 2 और यूनिट 3 की जो है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर रहे होंगे। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के अंदर हमारा थर्मोआयनिक जनरेटर आता है। ठीक है, थर्मोआयनिक जनरेटर आता है, थर्मोआयनिक एक थर्मो इलेक्ट्रिकल भी आता है, थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेटर। ठीक है, वो शायद यूनिट 4 का पार्ट है या फिर यूनिट 3 का पार्ट है, मुझे ध्यान नहीं है अच्छी तरह से। थर्मो इलेक्ट्रिकल जनरेटर भी आता है। ठीक है, तो उसको हम बाद में डिस्कस कर रहे होंगे। अभी की वीडियो में थर्मोआयनिक जनरेटर देख रहे थे। थर्मोआयनिक जनरेटर में सबसे पहले जो है सील्ड कंटेनर लेते हैं। सील्ड कंटेनर ये हो गया हमारा, ये हमने सील्ड कंटेनर ले लिया, इसके अंदर आयनाइज गैसेस ले ली। ठीक है, आयनाइज गैसेस जिनका टेम्परेचर बहुत हाई है, जिसके फिर इसके अंदर प्लाज्मा भी ले सकते हैं। ठीक है, तो प्लाज्मा के अंदर आयनाइज गैसेस हैं। आयनाइज गैसेस वो गैसेस होती हैं जिनका टेम्परेचर बहुत हाई होता है, यानी 5500 डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की गैसेस प्रेजेंट हो रही होती है प्लाज्मा के अंदर। ठीक है, उसी स्टेट को हम प्लाज्मा रेफर कर रहे होते हैं। तो आयनाइज्ड गैस है, आयनाइज्ड गैस प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर आयनाइज्ड गैस है, आयनाइज्ड गैस के अंदर वो गैसेस प्रेजेंट है जिनका टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस का है। अब यहाँ पे हमने दो इलेक्ट्रोड ले लिए हैं, कैथोड और दी एनोड। ठीक है, तो कैथोड इलेक्ट्रोड के अंदर हम जो है एक एक्सटर्नल लोड से जो है एक्सटर्नल लोड सप्लाई कर दिया है। यहाँ पे हमने एक्सटर्नल लोड सप्लाई कर दिया है, एक्सटर्नल लोड सप्लाई कर दिया है। एक्सटर्नल लोड सप्लाई करने से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा कैथोड टू दी एनोड। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे होंगे हमारे कैथोड टू दी एनोड। अब यहाँ पे कुछ मेंशन टर्म्स हैं, जैसे कि कैथोड है तो कैथोड को हम रेफर कर रहे होते हैं एज द हॉट इलेक्ट्रोड, और एनोड को हम रेफर कर रहे होते हैं एज दी कोल्ड, एनोड को रेफर कर रहे होते हैं एज दी कोल्ड इलेक्ट्रोड से। ठीक है, तो यहाँ से हमारी हीट सप्लाइड इन है और यहाँ से हीट सप्लाइड आउट है। तो आपको ध्यान क्या रखना है, आपको ये बताना है कि जब भी थर्मोआयनिक जनरेटर लिखना आएगा सबसे पहले आपको सील्ड कंटेनर लेना है। सील्ड कंटेनर के अंदर हमने आयनाइज्ड गैस ली, प्लाज्मा ले सकते हो। ठीक है, आयनाइज्ड गैस ली, प्लाज्मा लिया और उसको पास आउट दो इलेक्ट्रोड्स हमने अटैच कर दिए, कैथोड और एनोड। उसके बाद एक्सटर्नल लोड हमने सप्लाई किया, एक्सटर्नल लोड की वजह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो हुआ हमारा कैथोड टू दी एनोड, इलेक्ट्रॉन हमारे फ्लो होके एनोड की तरफ जा रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो है कैथोड टू दी एनोड। अब कैथोड के अंदर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो यानी कि हम इलेक्ट्रॉन को पहुंचा रहे हैं कैथोड के अंदर, तो यहाँ से हीट भी हमारी सप्लाइड हो रही होगी, यानी कि हीट इन जो है हमारा कैथोड के अंदर जा रहा होगा। हीट इन होगी तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड है वो कैसे हो नेचर का होगा, वो हॉट नेचर का प्रेजेंट हो रहा होगा, यानी कि हॉट इलेक्ट्रोड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा होगा और यहाँ से हीट आउट हो रही होगी। तो जो है हमारा ये इलेक्ट्रोड है हमारा कोल्ड इलेक्ट्रोड हो रहा होगा। हीट एनर्जी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो हीट एनर्जी कैसे होगी, हीट एनर्जी ज़्यादा किस में होगी, कैथोड से एनोड में। हीट एनर्जी कैथोड की ज़्यादा इसलिए होगी एनर्जी में क्योंकि यहाँ पे हम हीट को सप्लाइड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए। इलेक्ट्रॉन का फ्लो कैथोड से जब एनोड में जा रहा होगा तो यहाँ पे हमको ज़्यादा सप्लाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सप्लाइड करनी पड़ेगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर है वो नेगेटिव है और यहाँ पे जो नेचर पॉजिटिव है, एनोड जो हमारा है वो नेचर वो भी नेगेटिव है। तो ये दोनों आपस में रिपेल कर रहे होंगे, तो ठीक है रिपल्शन हो रहा होगा, तो यहाँ पे हमको ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही होगी। दैट्स वाई द हीट एनर्जी इज कैथोड इज ग्रेटर देन द एनोड। फाइल दी वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन की बात कर ले तो वर्क फंक्शन भी हमारा सेम ही होता है, कैथोड का ज़्यादा हो रहा होता है एज दी एनोड से। ठीक है, देयर इज अ सील्ड, अब यहाँ पे वही लिखा है जो मैंने आपको पहले बताया था, सील्ड कंटेनर विच फिल्ड विद द सीजम वेपर ऑफ द प्लाज्मा, टू इलेक्ट्रोड प्रेजेंट इन इट, कैथोड जिसको हम बोल रहे होते हैं हॉट इलेक्ट्रोड क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है। ठीक है, एनोड जिसको हम बोलते हैं कोल्ड इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कैथोड टू दी एनोड, लोड अप्लाइड विद द स्फेरिकल शेल, लोड अप्लाइड करता है जाता है स्फेरिकल शेल से। थर्मो आयनिक जनरेटर
इज़ यूज टू जनरेट इलेक्ट्रिकल पावर। जब भी हमको इलेक्ट्रिकल पावर जनरेट करनी होती है तो हम थर्मो आयनिक जनरेटर का यूज कर रहे होते हैं। तो यहाँ था हमारा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मो आयनिक जनरेटर। थर्मो आयनिक जनरेटर आप समझ गए क्या है, सील्ड कंटेनर जिसके अंदर आयनस गैस लेते हैं, दो इलेक्ट्रोड लेते हैं, कैथोड एंड दी इलेक्ट्रोड। कैथोड के अंदर जो है हम इलेक्ट्रॉन का फ्लो कराते हैं कैथोड से एनोड की तरफ, तो एक्सटर्नल लोड को अप्लाइड कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है तो हीट एनर्जी जनरेट हो रही होती है, कैथोड से ज़्यादा होती है एनोड में, वर्क फंक्शन भी कैथोड का ज़्यादा हो रहा होता है एनोड में, ठीक है। और ये हम थर्मो आयनिक जनरेटर का इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट कर सकें। थर्मो आयनिक जनरेटर इज यूज्ड टू जनरेट दी इलेक्ट्रिकल पावर, ठीक है। ये था रिगार्डिंग हमारा थर्मो आयनिक जनरेटर, ठीक है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं बेसिक डिफरेंस थर्मो इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन सिस्टम और थर्मो आयनिक एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, ठीक है। तो थर्मो एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम टेक हीट एट एन दी अपर टेम्परेचर एंड कन्वर्ट पार्ट्सली इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और हीट को जो है अपर टेम्परेचर तक हम ले जा रहे होते हैं। इसमें जो हम इलेक्ट्रॉन गैस एज ए वर्किंग फ्लूइड का यूज कर रहे होते हैं। एफिशिएंसी ऑफ थर्मोकपल, ठीक है। तो ये जो हमारी डिपेंड हो रही होती है थर्मो इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, ये हमारा थर्मोकपल पे जो है एफिशिएंसी पे डिपेंड हो रही होती है। और ये हमारी वर्क्स ऑन दी थर्मो आयनिक एमिशन। एफिशिएंसी डिपेंड ऑन दी हॉट जंक्शन एंड दी वर्क फंक्शन कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे जो एफिशिएंसी है वो हमारी वर्क फंक्शन कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हो रही होती है। अब हम बेसिकली थर्मो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट देख लेते हैं। थर्मो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट क्या है, डायरेक्ट कन्वर्जन है टेम्परेचर डिफरेंस का टू दी इलेक्ट्रिकल वोल्टेज एंड दी वाइस वर्सा वाया इन थर्मोकपल। टेम्परेचर डिफरेंस से और आई का जो थर्मोकपल है उसका जो है डायरेक्ट कन्वर्जन है, ये डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस टू इलेक्ट्रिकल वोल्टेज एंड वाइस वर्सा है, ठीक है। सीडबैक इफेक्ट की बात कर ले तो सीडबैक इफेक्ट क्या होता है। सीडबैक इफेक्ट आप मेंशन कर सकते हो, दो जो है हम डिफरेंट मटेरियल्स के वायर्स लेते हैं, उनको ज्वाइन करा देते हैं एक जंक्शन को जो है, ठीक है, एक जंक्शन 1 जंक्शन 2, एक जंक्शन को हम हीट कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमको हॉट जंक्शन बनना होगा, एक जंक्शन को हम ऐसे रहने देते तो कोल्ड जंक्शन बनना होगा। यहाँ पे हम जो यहाँ पे वोल्ट मीटर अप्लाई कर देते हैं और वोल्टेज को मेज़र करने के लिए दोनों के अंदर क्या वोल्टेज आ रहा है, तो वही हमारा सीडबैक इफेक्ट कहता है। पेल्टियर इफेक्ट क्या कहता है, पेल्टियर इफेक्ट कहता है कि जो भी जब हम दो मटेरियल के वायर लिए को हमने यहाँ पे हम हीट नहीं करते, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं बैटरी सिस्टम अप्लाई कर देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होगा, इलेक्ट्रॉन का यहाँ पे हम बैटरी का फ्लो है, ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा होगा वो बन रहा होगा हमारा, ठीक है। जब ये हमारा पॉजिटिव जंक्शन है और पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो हो रहा है तो ये हमारा बनना होगा फर्स्ट जंक्शन बनना होगा हमारा कोल्ड जंक्शन, तो ये हमारा बन जाएगा कोल्ड जंक्शन और ये हमारा बनना होगा हॉट जंक्शन। और जब ये हमारा बैटरी के टर्मिनल उल्टे हैं यानी कि नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो ये हमारा बनना होगा हॉट जंक्शन और ये बनना होगा हमारा कोल्ड जंक्शन। ये कहता है हमारा पेल्टियर इफेक्ट। पेल्टियर इफेक्ट में जब हम वोल्ट मीटर का यूज नहीं करते हैं, बैटरी का हम यूज करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज बैटरी का हम यूज कर रहे होते हैं पेल्टियर इफेक्ट के अंदर। और सीडबैक इफेक्ट के अंदर हम वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। जूल इफेक्ट आप सब जानते हैं, जूल इफेक्ट क्या होता है, Q इजिकल टू आई स्क्वायर आर, यानी जो भी करंट फ्लो है रेजिस्टेंस के अंदर, ठीक है। तो हीट जनरेटेड कितनी हुई होगी, हीट जनरेटेड इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर इन ए क्लोज्ड इलेक्ट्रिकल सर्किट where I is the current and R is the resistant, Q is the heat generated। ये था रिगार्डिंग हमारा जूल इफेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं सोलर थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम क्या हो रहे होते हैं। तो स्टोरेज ऑफ दिस एनर्जी बाय हीटिंग, मेल्टिंग और वेपराइजेशन ऑफ मेटल, देन द एनर्जी बिकम अवेलेबल एज द हीट। जो भी स्टोरेज है एनर्जी की वो या तो हीटिंग से मिलती है, मेल्टिंग से मिलती है, वेपराइजेशन ऑफ मटेरियल से, एंड दी एनर्जी बिकम अवेलेबल एज दी हीट। और जो एनर्जी अवेलेबल है वो हमको हीट में मिल रही होती है। 4 टाइप्स की एनर्जी होती है, सोलर सेंसिबल हीट स्टोरेज, लेटेंट हीट स्टोरेज, थर्मोकेमिकल एनर्जी स्टोरेज एंड दी इलेक्ट्रिक स्टोरेज। तो सेंसिबल हीट स्टोरेज के अंदर जो है एनर्जी का जो यूज़ करते हैं वो होती है एनर्जी इक्वल टू mCp डेल्टा टी, ठीक है। तो CP के अंदर जो हम यूज़ करते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है। तो CP का यूज़ करते हैं। मास है, T1 जो है इनिशियल टेम्परेचर है और T2 हमारा जो है फाइनल टेम्परेचर है, ठीक है। इसका आप देख सकते हो
एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम इज ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर। जो भी टेम्परेचर के अंदर राइजन हुआ सॉलिड के स्टेट के अंदर, लिक्विड स्टेट के अंदर जो भी टेम्परेचर का राइज हुआ उसको मेजर करने के लिए जो एनर्जी स्टोर्ड हुई सिस्टम के अंदर, उसी को सिस्टम को रेफर कर रहे होते हैं हम हीट स्टोरेज, सेंसिबल हीट स्टोरेज सिस्टम से। अब हम देख लेते हैं लेटेंट हीट स्टोरेज सिस्टम क्या होता है। तो एनर्जी स्टोर्ड इन दिस सिस्टम इज इन फॉर्म ऑफ द लेटेंट हीट। ठीक है, जो एनर्जी स्टोर्ड है सिस्टम के अंदर वो हमारी लेटेंट हीट से, ठीक है, लेटेंट हीट से है एंड कॉस्ड बाय द फेज चेंज ड्यूरिंग अ हीटिंग आइदर फॉर्म सॉलिड लिक्विड, लिक्विड टू वेपर। ठीक है, जो भी हमारी फॉर्म है लेटेंट हीट जो हमारी फॉर्म हुई, जो भी हमारा फेज चेंज होता है जब भी हम सॉलिड टू लिक्विड जाएंगे या फिर लिक्विड टू वेपर आ रहे होंगे, तो फेज चेंज जो होता है, फेज चेंज के अंदर जो एनर्जी रिक्वायरमेंट हो रही होती है उसी को हम रेफर कर रहे होते हैं एज द लेटेंट हीट स्टोरेज सिस्टम से। ठीक है, एंड थर्ड वन इज द थर्मोकेमिकल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। तो इन दिस प्रोसेस हीट ऑफ द केमिकल रिएक्शन इज यूज टू स्टोर द सोलर थर्मल एनर्जी। ठीक है, तो सोलर थर्मल एनर्जी का हम यूज कर रहे होते हैं हीट केमिकल रिएक्शंस में। सिस्टम इज सुटेबल फॉर द मीडियम एंड द हाई टेम्परेचर एप्लीकेशन। हाई टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए या फिर मीडियम टेम्परेचर एप्लीकेशंस के लिए जो हम बेसिकली थर्मोकेमिकल एनर्जी स्टोरेज इसको हम यूज कर रहे होते हैं। ए टू बी हमने लिया, सोलर हीट एब्सॉर्ब हुई, सी टू डी में कन्वर्ट हो रही होगी, यही हो जाएगा हमारा सोलर हीट एब्सॉर्ब का फिनोमिना। ठीक है, आफ्टर दैट वी हैव सीन दी इलेक्ट्रिकल स्टोरेज। तो इलेक्ट्रिकल स्टोरेज के अंदर दो टाइप्स आते हैं, बैटरी स्टोरेज एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टोरेज। तो कैपेसिटर स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फॉर लॉन्ग पीरियड्स। तो जो कैपेसिटर होते हैं, ठीक है, कैपेसिटर आपने सबने पढ़ा होगा 11th-12th के अंदर। ठीक है, जो हमारे कैपेसिटेंस होता है, कैपेसिटर होता है, ठीक है, कैपेसिटेंस जो है यूनिट होती है कैपेसिटर की, स्टोर्स लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इनके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी लॉन्ग पीरियड तक हमारी सस्टेनेबल हो सकती है। कैपेसिटर के अंदर दो टाइप्स के प्रेजेंट हो रहे होते हैं, बैटरी स्टोरेज एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोरेज। अब हम देख लेते हैं सोलर पॉइंट बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट क्या होता है। ठीक है, तो सोलर पॉइंट बेस्ड इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर सबसे पहले हम सनलाइट लेते हैं। सनलाइट की एनर्जी को एक सरफेस जोन नहीं कह सकते, हम बेसिकली ओशंस की सरफेस पे स्ट्राइक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ सनलाइट रेज आ रही होंगी और ओशन की सरफेस पे जा रही होंगी। ओशन की सरफेस जो अपर सरफेस है उसको हम रेफर करते हैं सरफेस जोन से। सरफेस जोन का टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज में हो जाएगा क्योंकि सनलाइट यहाँ पर डायरेक्ट आ रही होंगी, और नीचे की जो जोन्स है उनका टेम्परेचर लोअर हो रहा होगा एज कम्पेयर टू दी अदर जोन्स। यहाँ से हम हॉट वाटर आउटलेट पाइप के थ्रू पंप की मदद से हीट एक्सचेंजर में ले जाते हैं। हीट एक्सचेंजर में जो है हीट को एक्सचेंज होती है और कोल्ड इनलेट पाइप यहाँ पे हमको मिल रहा होता है एज दी आउटपुट। ठीक है, हीट एक्सचेंजर का काम ये होता है हीट को एक्सचेंज करना है। यदि हम हॉट वाटर ले जा रहे हैं तो कोल्ड वाटर दे रहा होगा एज दी आउटपुट, यदि हम कोल्ड वाटर ले जा रहे हैं तो हॉट वाटर दे रहा होगा एज दी आउटपुट। ठीक है, तो ये हमारा कोल्ड वाटर कैसे देता है, यहाँ पे हमने पंप ले रखा है, पंप के अंदर जो हम वाटर लेते हैं। ठीक है, वाटर टैंक है, यहाँ से हम वाटर लेते हैं और कोल्ड वाटर यहाँ से हम लेते हैं। ठीक है, कोल्ड वाटर को हीट एक्सचेंजर में पास आउट करा देते हैं। ये कोल्ड वाटर हीट एक्सचेंजर में पास आउट होने के बाद सैचुरेटेड वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हमारा हॉट वाटर आ रहा था। तो ये जो लाइन है हमारी हॉट वाटर की है और ये वाली जो लाइन है हमारी कोल्ड वाटर की है। तो जब कोल्ड वाटर हॉट वाटर से मिक्सअप हो रहा होगा तो वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा, स्टीम में बदल रहा होगा। तो ये जो स्टीम है ये हमारी टरबाइन की ब्लेड्स पे जाके स्ट्राइक करती है, टरबाइन रोटेट करती है, टरबाइन जनरेट करती है मैकेनिकल एनर्जी को, और मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हम जनरेटर का यूज़ कर देते हैं और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे होते हैं। अब कुछ जो बची हुई एनर्जी उसको हम पास आउट करा देते हैं कंडेंसर में। कंडेंसर से अटैच होता है हमारा कूलिंग टावर जो कि कूल कर रहा होता है। ठीक है, और ये जो बची हुई एनर्जी है उसको हम पंप के थ्रू जो है हीट एक्सचेंजर में डालते हैं और ये हमारा प्रोसेस कंटिन्यू हो रहा होता है। यही सोलर पॉइंट बेस्ड इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट की वर्किंग प्रिंसिपल में आपको समझाना है। सबसे पहले आपको बताना है कि सनलाइट रेज लेते हैं, उनको जो है ओशन की सरफेस पर डालते हैं तो सरफेस जोन बनता है। सरफेस जोन का टेम्परेचर हाई होता है एज कम्पेयर टू दी अदर जोन्स ऑफ दी ओशन सरफेसेस। वहाँ से हम हॉट वाटर एज दी आउटलेट पाइप के थ्रू जो है हीट एक्सचेंजर में डालते हैं। हीट एक्सचेंजर से कोल्ड वाटर इनलेट पाइप के थ्रू जो है हमारे सरफेस ओशन में वापस जा रहा होता है कोल्ड वाटर। ठीक है, पंप के थ्रू है एक हम पाइप लेते हैं, वाटर लेते हैं, पंप के थ्रू वाटर लेते हैं और उसको जो है हीट एक्सचेंजर में डालते हैं। हीट एक्सचेंजर में वो वाटर बॉईल होता है, वेपर में कन्वर्ट होता है और वेपर जो है टरबाइन की ब्लेड पे जाती है, टरबाइन की ब्लेड रोटेट करती है, जनरेट करती है मैकेनिकल एनर्जी को। ये मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर में जाके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में वैसा मीडियम में हमको मिल रही होगी।
फिर टरबाइन की जो एनर्जी है वो हमको जाती है कंडेंसर में जाने के बाद जो हमारे कूलिंग टावर के थ्रू जो है कूल डाउन हो रही होंगी। ये था रिगार्डिंग हमारा जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ऑफ यूनिट 2 एंड 3, ठीक है। 4 भी है शायद इसमें, ठीक है। और ये देख लेना है कुछ इंपॉर्टेंट छोटे 2 मार्क्स क्वेश्चन के रिगार्डिंग केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व इन एल्कलाइन फ्यूल सेल क्या होता है, ठीक है। एनोड पे हमारी ऑक्सीडेशन पे H2+2OH माइनस आयंस गिव्स 2H2+2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे रिडक्शन होती है तो हाफ O2+2H2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2OH माइनस आयन। रेडॉक्स रिएक्शन ये होगी। जियोथर्मल हीट को कैसे हम अर्थ की सरफेस पे ले रहे होंगे, प्रोडक्शन वेल के थ्रू, टरबाइन के थ्रू, कंडेंसर के थ्रू एंड दी जनरेटर के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो है वीडियो को एंड कर रहे होंगे। तो इस वाली वीडियो में मैंने समझ लिया, एक वाली वीडियो को मैं क्लियर समझ कर देता हूँ। इस वाली वीडियो में सबसे पहले ड्राई वेट एंड हॉट जियोथर्मल वाटर सिस्टम देखा, ठीक है। तो ड्राई वेट जियोथर्मल वाटर सिस्टम देखा कि जिसमें डिग्री सुपर हीटिंग में रीच अप टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो वो हमारा होता है ड्राई जियोथर्मल वाटर सिस्टम। वेट जियोथर्मल सिस्टम के अंदर टेम्परेचर ऑफ द प्रेशर वाटर डिजायर का जो है टेम्परेचर वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। हॉट जियोथर्मल सिस्टम के अंदर बाथिंग पर्पस के लिए, एग्रीकल्चर पर्पस के लिए जो है हमारा हॉट जियोथर्मल सिस्टम यूज कर रहे होते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द जियोथर्मल पावर प्लांट देखा। आफ्टर दैट वी हैव सीन दी फ्यूल सेल्स, ठीक है, फ्यूल सेल टाइप्स ऑफ द फ्यूल सेल्स, ठीक है। आफ्टर दैट वी हैव सीन द थर्मोडायनेमिक जनरेटर एंड बिफोर वी टॉकिंग अबाउट द क्लोज साइकिल एमएचडी जनरेटिंग सिस्टम। क्लोज साइकिल एमएचडी जनरेटिंग सिस्टम देख लेना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। थर्मोडायनेमिक जनरेटर सिस्टम के अंदर सील्ड कंटेनर देखा जिसके अंदर आयनस गैस सीलियम वेपर प्लाज्मा के अंदर भरी हुई रहती है। 2 इलेक्ट्रोड ले रहे होते हैं को, एक इसको एक्सटर्नल लोड से अप्लाइड कर देते हैं तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा होता है कैथोड टू दी एनोड, जिसमें पे इलेक्ट्रॉन हमारे जा रहे होंगे। इलेक्ट्रॉन का नेचर नेगेटिव है और एनोड का भी नेचर हमारा नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में रिपेल करेंगे तो ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी की हमको रिक्वायरमेंट हो रही होगी। इसीलिए कैनोड हीट एनर्जी जो है कैथोड पे ज़्यादा होती है कंपेयर टू दी एनोड, और हीट एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रही होती है वर्क फंक्शन के, तो कैथोड पे ज़्यादा होती है एनोड से। इसका हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट करने के लिए। आफ्टर दैट वी हैव सीन दी सीडबैक इफेक्ट। सीडबैक इफेक्ट में हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। पेल्टियर इफेक्ट के अंदर हम बैटरी सिस्टम का यूज़ करते हैं, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। जूल इफेक्ट हमने देखा जब भी हमको हीट जनरेटेड करनी है रेजिस्टेंस थ्रू दी आर, दैट इज Q इक्वल टू I²R। आफ्टर दैट वी हैव सीन दी सोलर थर्मल एनर्जी कन्वर्जन सिस्टम, सोलर थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। इसके अंदर टाइप्स देख लिए, एनर्जी सेंसिबल हीट स्टोरेज, लेटेंट हीट स्टोरेज, थर्मोकेमिकल स्टोरेज, इलेक्ट्रिक स्टोरेज। इलेक्ट्रिक स्टोरेज के अंदर आप ध्यान रखना कि कैपेसिटर का हम यूज़ कर रहे होते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को जनरेट करने के लिए लॉन्ग पीरियड के लिए। आफ्टर दैट वी हैव सीन दी सोलर पॉइंट बेस्ड इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट एंड सम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बिहाइंड दी जियोथर्मल हीट, हाउ जियोथर्मल हीट गेट अप टू दी अर्थ सरफेस बाय, ठीक है। तो प्रोडक्शन वेल, टरबाइन, कंडेंसर एंड दी जनरेटर। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। सी या हैव अ गुड डे, बाय एंड टेक केयर।